नमस्कार दोस्तों। लखनऊ तक पहुंचने की लड़ाई अब 5वें फेज में पहुंच गई है। 7 जो दरवाजे हैं उनको पार कर कर ही इस चक्रव्यूह को जीता जाएगा। 5वां कल दरवाजा है। कल कौन सी पार्टी खोलती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन दोनों तरफ से व्यूह रचना की गई है। हर तरफ आपको दिखेगा कि अपने अपने महारथी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरा दूसरे का जो बनाया गया चक्रव्यूह उसको छिन्न भिन्न कर दें। कल मैंने 5वें फेज के बारे में आपको डिटेल्ड बातचीत की थी, लेकिन होटल्स में शायद ये है कि प्रॉब्लम उसको अपलोड होने में होती है। जो मैंने कल 10 बजे बनाया या 9:30 बजे के करीब जो इसको अपलोड करना शुरू किया, वो सुबह जाकर 11-12 बजे तक अपलोड हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था जो रिकॉर्ड के माध्यम से था, लेकिन बात रिकॉर्ड से अलग भी है, क्योंकि कल अखिलेश यादव यहां पहुंचे, अयोध्या पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री, और पहली बार अयोध्या आए। अयोध्या में बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी की यादें इस तरह की नहीं है कि वो उनको बहुत मधुर स्मृति में ले सकें, लेकिन समय इसी तरह बदलता है और राजनीति इसी को कहते हैं कि कल जब अखिलेश यादव रोड शो में थे, रोड शो में भीड़ थी, अच्छी भीड़ थी उसको ये कह सकते हैं आप, वो हनुमान जी की मूर्ति के साथ थे। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति दिखाई और ये भी कहा कि उन्होंने यहाँ 8 करोड़ की लागत से जो एक निर्माण भी कराया था, और उन्होंने कहा कि उसमें धनुष और तीर लगाना था, लेकिन बाबा तीर नहीं लगा पाए। यहाँ उन्होंने, चूंकि उनकी पार्टी का कैंडिडेट जातिगत समीकरण और बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ लोगों की नाराजगी के चलते हुए यहां वो लड़ाई में है। तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, वो उनकी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी ने उनको शामिल किया हुआ है। इसीलिए पूरी ताकत के साथ यहां समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, और खुद अखिलेश यादव जब पहली बार पहुंचे अयोध्या तो उन्होंने बहुत सारी इस तरह की घोषणाएं की हैं जो सिर्फ अयोध्या स्पेसिफिक है। यानी यहाँ नगर निगम का टैक्स नहीं लगेगा, जल कर नहीं लगेगा, और भी कई सारी चीजें उन्होंने कही हैं। उनको लगता है कि अब उनका जादू जो है चल रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह इस तरह की घोषणाएं करने की। चूंकि अयोध्या है तो उनको योगी आदित्यनाथ पर हमला भी करना था। उन्होंने कहा कि जिस बाबा पर लैपटॉप चलाना नहीं आता, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, उनके बारे में और भी कई चीजें उन्होंने कही। चूंकि लड़ाई है इस वक्त और एक दूसरे पर हमला भी हो रहा है, सीधे भी प्रत्यक्ष भी परोक्ष भी, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से हमले चल रहे हैं। तो ऐसे में हम सिर्फ यही है कि किस तरह से इस पूरी लड़ाई में ये एक अहम सीट हो गई है अयोध्या। कल भी मैंने बातचीत की थी, आज भी फिर वापस अयोध्या पर इसलिए है कि ये खूबसूरत सा शहर, बनता हुआ शहर है, जिसमें दिखता है आप बहुत सारे, आज भी मैंने वो फोटो ट्वीट नहीं किया है, लेकिन मैं उसको ट्वीट करूंगा, जिसको देखना वो देख सकता है कि किस तरह नंगे पैरों से चलकर भगवान के मंदिर तक पहुंचते गांव गांव से आने वाले महिलाएं, बच्चे, पुरुष सर पर पोटली रखे, एक उम्मीद के लिए कि भगवान राम के दर्शन करें, भगवान जो रामलला के दर्शन करें और वो घर जाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बचाए रखा, जिन्होंने इस जगह को बचाए रखा। माफ कीजिए, फिर आप में से बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे कि मैं इधर से उधर चला गया, मैं वापस चुनाव पर ही आ जाता हूँ। चुनाव पर कल जो डिटेल्स हमने बताई थी, बहुत सारी सीटों में अयोध्या की सीट बहुत अहम है कि क्या यहाँ राम के नाम से, या जो भगवान राम का मंदिर है जिसके भव्य बनाने के लिए देश भर की जनता ने अपना खजाना खोल दिया था, क्या वो भगवान राम का मंदिर, उसकी भव्यता, क्या बीजेपी को यहाँ इस सीट पर उनके अपने उम्मीदवारों के खिलाफ, स्थानीय उम्मीदवार के खिलाफ लोगों की नाराजगी के बावजूद बाबा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये शहर फिर से इस सीट को बीजेपी को सौंपता है या नहीं, या पवन पांडे जातिगत समीकरण और लोगों के बीच बीजेपी के उम्मीदवार की जो अलोकप्रियता है उसको भुनाकर वापस पहुंच जाएंगे। क्योंकि अयोध्या एक ऐसा शहर जरूर है जिसको उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस भी आदमी की दिलचस्पी होगी वो इस सीट को जरूर देखेगा। अयोध्या एक तेजी से बनता हुआ शहर, एक खूबसूरत सा शहर है। राम की पैड़ी पर आज
शाम तक मैं था वहाँ, अलग अलग लोग आ रहे थे। वो कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जो लगातार आते हैं, उन्होंने इस बदलाव को देखा। होटल मालिक से भी मैंने पूछा जहाँ थे, तो उसने कहा कि काफ़ी परिवर्तन है। हालांकि कोरोना ने उस तेजी से बढ़ते हुए बिजनेस को रोक दिया था, लेकिन लगता है कि कोरोना अब खत्म हो गया और वापस जो एक रफ्तार है वो अयोध्या पकड़ लेगी। लेकिन ऐसे में क्या अयोध्या बीजेपी को रास्ता देती है या फिर यहां से सपा आगे बढ़ जाएगी? ये सवाल सबको लगता है, क्योंकि बहुत कांटे का हो गया। आप किसी से भी पूछेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए नहीं गोल गोल नहीं कह रहा हूं, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बताएगा कि यहाँ ये मुकाबला कितना टफ हो गया। यानी अयोध्या में किए गए काम की वजह से भी जिस बीजेपी को यहाँ आसानी से आगे बढ़ जाना था, ऐसा उनके लोगों को कहना है। लेकिन अपने विधायकों के जिस तरह के चयन हैं, उसके चलते यहाँ फिर वो फंस रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लड़ाई टफ है। इसके अलावा अभय सिंह और उसके बीच की लड़ाई हम लोग देखते हैं। बीकापुर में फिर यही सीट है, मिल्कीपुर में इसी तरह की बातें हैं, अलग अलग जगह। हालांकि ये बात सही है कि बीजेपी यहाँ आगे ज़्यादातर सीटों पर वही लड़ रही है, और चूंकि मुकाबला बाइपोलर है, और अगर आप आदमी से पूछते हैं तो वो कहता है कि आएंगे तो बाबा ही। तो ये एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से बीजेपी आपको यहाँ एज पर दिख रही हो। हम लोगों ने कल आपको अमेठी के बारे में बताया, जहां मैं घूम रहा था, वहां के बारे में भी बताया कि किस तरह से उम्मीदवार को लेकर जिस तरह की नाराजगी थी। इस पूरे इलाके में मैंने बहराइच का भी है, कल गोंडा भी है, इस अलग अलग जगह पर। लेकिन जो लोगों की निगाहें टिकी हैं वहाँ मुझे लगता है एक उम्मीदवार को इस बार शायद, मतलब 96 के बाद एक उम्मीदवार को पहली बार इतना कम स्पेस मिला है, और वो है राजा भैया। राजा भैया जिसको रॉबिन हुड बनाकर अलग अलग अखबारों में लिखा गया, और अलग अलग टीवी चैनलों ने उस पर डॉक्यूमेंट्रीज शूट की। उसके मगरमच्छों की कहानियां, अलग अलग जगह की तालाब में मगरमच्छ है, किस तरह से वो सत्ता के, और उसकी अपनी एक सत्ता है जो सरकारों से उलट है। हालांकि वो लगातार जीतते रहे। पिछली बार भी अगर हम लोग 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर असेंबली सेगमेंट देखें तो बाबागंज और कुंडा, यहाँ वाकई वो पार्टी आगे थी। इसके बावजूद कि वहाँ तमाम जगह पर जो राजा भैया है वो अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं। और इस पूरी लड़ाई के बीच में वो राजा भैया जो कभी मुलायम सिंह की आंख के तारे थे और शिवपाल सिंह के बहुत करीबी थे, वो इस वक्त अखिलेश के, अगर मैं कहूँ राजनीतिक विरोधी मैं कह देता हूँ, जिससे व्यक्तिगत हद तक चिढ़ते हैं अखिलेश, वो दुश्मन नंबर 1 राजा भैया है। यहाँ तक कि उस कुंडा में जब पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि राजा भैया को, तो उन्होंने कहा कि कौन राजा भैया। मुझे लगता है वो तमाम अखबार वाले, तमाम मीडिया वाले जो इन लोगों को राजा भैया के साथ जिन्होंने बहुत शूट किया है, खूबसूरत सी गने, अंदर महल में बैठे हुए दरबार में लोग न्याय के लिए आते हुए वो लोग, या जिन्होंने डीएसपी और रहमान की जो मर्डर हुआ था उस वक्त भी राजा भैया के नाम के साथ, यानी हर चुनाव अगर आता था तो वो राजा भैया की कहानियों में और वृद्धि करता जाता था। यानी कुंडा एक छोटी सी रियासत, उसका एक छोटा सा, हालांकि उदय सिंह जो उसके पिता थे वो भी राम मंदिर आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे, और यहाँ विश्व हिंदू परिषद या हिंदूवादी संगठनों के साथ उनका रिश्ता था। लेकिन जब राजा भैया आए तो ये पूरी कहानी बदल गई। कुंडा एक ऐसी सीट हो गई जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी, यहाँ तक कि उस चुनाव में आपको याद होगा, कुंडा विहीन करऊं गुंडा, गुंडा विहीन करऊं कुंडा, ये कल्याण सिंह ने नारा दिया था, लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद अलग अलग पार्टियां आई, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, और कभी राजा भैया के साथ, हालांकि मैं ये कहूँगा कि मायावती ने, राज्य की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अब उन्होंने ये जरूर दिखा दिया था कि आखिर शासन किसको कहते हैं और ताकत सत्ता की क्या होती है। हालांकि अब हम लोग कुछ ज़्यादा तरीके से देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने फिर दोबारा से बताने की कोशिश की कि आखिर शासन किसको कहते हैं, और वो मुख्तार, अतीक या इस जैसे बहुत सारे बदमाशों को, गुंडों को ये समझाने में कामयाब हुए कि आखिर ताकत कैसे बदलती है। लेकिन बात राजा भैया पर है तो एक एसपी, एक ईमानदार एसएसपी जसबीर सिंह के होने भर से
राजा भैया को यहाँ से भागना पड़ गया था। वो जो तालाब जिसको कब्जा कर लिया गया था, जिसमें लगभग 500-600 बीघे में फैला हुआ वो तालाब था, उस तालाब पर उसकी तमाम मछलियाँ राजा भैया की, उसके ठेके राजा भैया उठाते थे। लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो एसएसपी जसबीर ने इस पूरे हालात को बदल दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जसबीर को जिस तरह की ताकत बसपा में मिली और उसने कानून का राज स्थापित करने की कोशिश की, वो कुंडा के गुंडा कहे जाने वाले राजा भैया से जाकर टकराया। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली तो जैसे सब कुछ बदल गया, क्योंकि लखनऊ की सत्ता में राजा भैया की जरूरत इस तरह हो गई जैसे किसी भी तिलिस्म का ताला खोलने के लिए एक चाबी होती है। राजपूत विधायकों पर अपने असर, और ऐसा नहीं है कि राजा भैया सिर्फ उनके पसंदीदा रहे हों, राजा भैया बीजेपी के नेताओं के भी पसंदीदा रहे, खासतौर से राजपूत नेताओं, राजनाथ सिंह जैसे लोगों से उनको काफी प्रशय भी मिलता रहा। तो वो तमाम लोगों के महज 2 सीटों का एक नेता, लेकिन उसका खौफ, उसका मैं यही कहूँगा राजनीति की, चले मान लेते हैं, उसका एक राजनीतिक जो प्रभामंडल है वो पूरे तमाम राज्य जो 10-10 सीटें लाने वाले नेताओं से बड़ा था। इस बार चुनाव में अखिलेश ने उनको टिकट नहीं दिया। नंगे पैर बैठे हुए मुलायम सिंह के सामने राजा भैया ने बहुत कोशिश की कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन, हालांकि वो जनसत्ता पार्टी जो बनाई है उसकी हकीकत वो भी जानते हैं। गौरीगंज सीट पर वो हराने के लिए राकेश सिंह को पूरी कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उसके भी अपने व्यक्तिगत कारण है। हालांकि वहां पार्टी जनसत्ता दल से भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो सबको मालूम है कि राजा भैया किसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब अखिलेश ने, ये लोग भी जानते हैं करीबी, की सबसे पहली गाज अगर अखिलेश सरकार आती तो सबसे पहली गाज किस पर गिरनी थी, यानी राजा भैया पर गिरनी थी। ये सब लोग जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के करीबी लोग हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना रहता है। अभी तक राजा भैया ने पूरा पैचअप की कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद उनका बांध टूट गया। और जब अखिलेश के बाद अखिलेश ने वहां रैली की और कहा कि कुंडी लगा दीजिए, कुंडा में कुंडी लगा दीजिए, जो हर बार जीतते हैं उन पर कुंडी लगा दीजिए हमेशा के लिए। इस बयान के बाद राजा भैया ने अपने अंदाज में चुनौती दी और कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। हम लोग शांति व्यवस्था चुनाव के लिए सहन कर रहे हैं, धैर्य की सीमा होती है, और इस तरह से राजा भैया वापस उसी तरफ दिख रहे हैं। हालांकि लोगों ने इस बयान को भी गौर नहीं किया, क्योंकि यूक्रेन में काफी कुछ चल रहा है, और ऐसे में राजा भैया का ये सीधा चैलेंज अखिलेश को कि किस माई के लाल में दम नहीं है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, इस चुनाव तक नहीं है, ये आगे जाने वाली है। हालांकि हम लोगों ने राजनीति में एक से एक बदलाव देखा है, हमने उन लोगों को आपस में मिलते हुए देखा जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। लेकिन फिलहाल के वक्त राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच की ये लड़ाई अभी आगे तक चलनी है। कम से कम कुछ सालों तक हम इस लड़ाई को देखते रहेंगे। राजा भैया की सीट के अलावा तमाम चीजों पर जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, सिराथू मुझे अभी भी लगती है कि उस पर कल चुनाव देखना होगा। कितनी वोटिंग होती है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कुछ ऐसा भी है कि कुछ आंकड़े रह गए थे जिसमें कि 5th फेज के जो 2017 के रिजल्ट हैं, जिसमें बीजेपी 47 सीटों पर जीती थी, सपा ने 5 सीटें, बसपा ने 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उस पर मैं बीजेपी इसमें 7 में थी। अगर हम मार्जिन देखते हैं, 5000 से कम मार्जिन की 6 सीटें थी, जिसमें बीजेपी ने 3 जीती, एसपी ने 2 जीती और बसपा ने 1 जीती। जो 5000 से 10,000 के बीच के मार्जिन की सीटें थी, उनमें 5 थी, जिसमें बीजेपी ने 3 जीती, बसपा ने 2 जीती। वोट मार्जिन जो 10 से 15,000 था, उन सब पे अगर हम लोग देखते हैं तो 3 सीटें हैं जो तीनों की तीनों बीजेपी ने जीती। और जो 15 से 20 का था उसमें भी 8 सीटें थी, जिसमें बीजेपी ने 5 सीटें जीती, एसपी ने 1 सीट जीती। और 15 से 20,000 से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि 20 से 25,000 में 2 सीटें थी, एक बीजेपी ने जीती, एक अपना दल सोनेलाल पटेल के यहां से जीती गई। वोट मार्जिन 25 से 30,000 का 16 सीटों पर था। ये बीजेपी ने इसमें 13 सीटें जीती थी, मतलब 25 से 30,000 मार्जिन की 13 सीटें जीती थी, 16 सीटें। और अगर आप 30 से 35,000 के मार्जिन पर जाते हैं तो ये भी 6 सीटें थी, जिसमें बीजेपी ने
30 से 35, माफ कीजिएगा, 35 से 40, 30 से 35 हजार में 6 सीटें, जिसमें बीजेपी ने 5 दल और अपना दल ने 1 सीट, यानी 6 की 6 सीटें बीजेपी गठबंधन पर थी। वोट मार्जिन जो 35 से 40 हजार का था, ये भी 4 सीटें थी। इसमें भी बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और इंडिपेंडेंट, मुझे लगता है राजा भैया की सीट का जिक्र है, जिसमें से 1 सीट जो थी। और अगर वोट मार्जिन 40 से 45 हजार का, 4 सीटें बीजेपी ने जीती। 45 से 50 हजार के मार्जिन पर बीजेपी ने 1 सीट जीती। 50 से 55 हजार के विजयी मार्जिन पर 3 सीटें थी, उनमें बीजेपी ने तीनों जीती। वोट मार्जिन 55 से 60 हजार वाले में 1 सीट थी जो बीजेपी ने जीती। 60 से 65 हजार में भी 1 मार्जिन था, वो भी जो है बीजेपी ने जीती। 1 मार्जिन रघुराज प्रताप सिंह का अकेली सीट थी, वो 1 लाख वोटर से जीती गई और इसमें रघुराज प्रताप सिंह थे। तो मैं आपको बता दूं, कुंडा की ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है, इसको आप आसानी से नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक डाटा और हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि 2019 के पोल में मैंने आपको बताया था कि बीजेपी 40 सीटों पर आगे थी, उसने 2017 में 47 जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर असेंबली वाइज हम लोग सेग्रीगेट करते हैं तो उसमें इतनी सीट थी। इसके अलावा फेज 5 में जो रिजर्व सीटें हैं उनको अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ रिजर्व सीटें हैं 2012 में 5वें फेज में रिजर्व सीट में बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी, अपना दल ने 1, यानी कुल मिला के 12, 1 इंडिपेंडेंट था और बसपा ने, ये तमाम चीजें थी। रिजर्व सीट का रिजल्ट था 2012 में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, बसपा ने 2 जीती थी, कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी और सपा ने 8 सीट जीती थी। यानी जो दूसरा कारण मैं आपको बता रहा था कि जैसे जीतते हैं जो दलित सीटें हैं, जहां मतलब सुरक्षित सीटें हैं, माफ कीजिएगा दलित सीटें नहीं, मैं माफी मांगता हूं शब्द के लिए, तो वो तमाम सीटें सत्तारूढ़ पार्टी पर आती हैं। यहाँ मुझे लगता है कि इलाहाबाद है जिस पर काफ़ी बड़ी सीटें हैं, जहाँ 12 सीटें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ा विधानसभा वाला शहर है। वहाँ की कई सीटें आपको नंदगोपाल नंदी वाली भी देखनी होंगी। अतीक की पहली बार सीट पर उसके परिवार का आदमी नहीं है, वो सीट भी किसको जाती है, हालांकि वो प्रचार जरूर करेगा। पत्नी ने वापस कर लिया था, कोशिश की गई थी कि वो उनको एक पार्टी से टिकट दिलाया कर और उनको चुनाव मैदान में खड़ा किया जाए AIMIM ने, लेकिन वो चुनाव से दूर हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे में राजा भैया जैसा शख्स है, तो फिर दूसरी तरफ आपको अतीक अहमद जैसे लोग मैदान से गायब भी दिखते हैं। इस पूरी लड़ाई में अब मुझे लगता है कि जो बात बार बार की जाती थी हिंदू ध्रुवीकरण और उस तमाम चीज़ों की, वो भी ये तय करेगा कि देखिए, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मुझे जानने वाले लोग ये भी कहते हैं कि आप सीधा बात घुमा रहे हैं। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि जो चीज़ें सेंस की जाती हैं, जो चीज़ें देखकर आकलन किया जाता है, उसमें मेजर चीज़ें यही होती हैं कि आखिर किस कैंडिडेट के खिलाफ कितनी इनकम्पेंसी है। अगर आपको जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि लगातार बिल्कुल क्लियर हाल बता देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका कुछ जाना नहीं, उनको कोई शर्म नहीं होगी अगर रिजल्ट उससे उलट भी आता है। हम लोग जो कोशिश करते हैं वो आपको ग्राउंड की सिचुएशंस देने की कोशिश करते हैं, उसको सेंस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कन्वर्ट कैसे होगी। एक एक सीट पर जब हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है तब हम इस पर मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश भी करूँगा। कल गोंडा में भी चुनाव होगा, चूँकि मैं बता चुका था, लेकिन गोंडा में आज मेरे एक मित्र, मेरे रिपोर्टर्स वहाँ गए जहाँ उनका जन्म हुआ था, अदम गोंडवी साहब का। अगर अदम गोंडवी साहब के बारे में आप नहीं जानते तो आज मुझे लगता है कि बहुत थोड़ा सा उस पर बातचीत करने का दौर है। आज बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कविताएं बहुत दिन से नहीं हुई हैं, तो मुझे लगता है उस पर भी करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कल मेरी जो निगाहें हैं सिराथू पर रहेगी, एक सिद्धार्थनाथ सिंह की सीट पर रहेगी, नंदगोपाल नंदी पर रहेगी। इसके अलावा अयोध्या में
वेद प्रकाश हो या तेजा हो, नारायण हो, उनसे हम देखेंगे कि वो पूरी सीटों पर क्या रहेगा। चूँकि वहाँ मैं खुद मौजूद रहूँगा अयोध्या में, चाहे वो मिल्कीपुर जाएँ, चाहे बीकापुर जाएँ, चाहे तमाम जगह पर हम लोग जाकर आपको मिलते रहेंगे अलग अलग जगह से। वो कोशिश करेंगे कि आपको कुछ लाइव रिपोर्टिंग जो अक्सर आप करते हैं कि फील्ड से रिपोर्ट किया दीजिए, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा। कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ देखेंगे, सुबह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या में वोटिंग पैटर्न किस तरह हुआ। लेकिन जो बाकी सीटें हैं उसमें मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया था कि अमेठी की वो सीट जहाँ प्रजापति की पत्नी महारानी प्रजापति और सामने असली के महाराज हैं, नाम के नहीं, संजय सिंह, जो समय समय पर राजनीति पार्टियां भी बदलते रहे और जीत के लिए कभी आगे कभी पीछे और जीतते रहे। संजय सिंह अपने महाराज को अमेठी इस बार क्या देती है ये भी देखना होगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी से टिकट लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि आज मैं अदम गोंडवी के परिवार की बात कर रहा था। अदम गोंडवी आटा गांव परसपुर गोंडा के रहने वाले थे और मुझे लगता है कि उनके घर जब गए तो उनके परिवार की हालत बेहद ख़राब थी और रिपोर्टर्स ने देखा कि उनका बेटा संविदा पर काम करता है, लगभग 8-10 हज़ार रुपये महीना की हाइडल में, पत्नी बेहद बहुत ही कमज़ोर हालत में, कुछ ज़मीन थी। और ये वही हैं जिन्होंने मुझे लगता है कि हमेशा जनता से बगावत करने की बात की, जनता से कहा कि वो बगावत करे और बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मैं आपको इनकी सुना देता हूँ। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इनको सुना ना हो, लेकिन ये वो हैं जिनकी शायरी आग उगलती थी। आँख पर पट्टी रहे, इनकी गज़ल को सुनिए। आँख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, यानी ऊंचा रहे उसका। तालिबे शोहरत हैं कैसे भी मिले मिलती रहे, यानी स्टूडेंट हैं, शोहरत चाहिए, मिलती रहे। आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे। एक जनसेवक को, आप समझ रहे हो जनसेवक किसको कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहें, माइक रहे और माला रहे। इस तरह के अदम गोंडवी साहब की एक और मैं आपको कविता सुना देता हूँ। मतलब गज़लें उनकी जो हिंदी में लिखते थे, उनके 2 कविता संग्रह रहे, धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। जो डलहोजी ना कर पाया ये हुक्काम कर देंगे, ये भी बड़ी फेमस। हालांकि मैं लास्ट में आपको उसमें थोड़ा सा एक पार्टी के खिलाफ शब्द जाता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वरना लोग कहेंगे कि ये किस तरह का। जो डलहोजी ना कर पाया ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन 2 तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगली योजना में घुसखोरी आम कर देंगे। हमेशा से जनवादी यानी लेफ्टिस्ट आइडिया के रहे हैं अदम गोंडवी साहब, वो सब पर इसी तरह करते रहे। अब मैं आपको एक और उनका जो बेहद फेमस था वो है, मैं सुनवा देता हूँ। हालांकि आज मैं दूसरी कविता आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ, जो मेरे क्षेत्र के कवि थे राजेंद्र राजन, जिनकी डेथ हुई है कोरोना से। बहुत दुखद बात थी, लेकिन मैं उनकी कविता जो आपको मुझे लगता है यकीनन पसंद आएगी। चुनाव पर वो अक्सर जब भी आते थे 20-22 सालों से, उनको जब भी मैंने कवि सम्मेलन में देखा तो वो कविता लोग हमसे सुनते थे, उनसे हर हालत में, तो मैं उस पर करूँगा। लेकिन अदम गोंडवी साहब की ये कविता, ये जो गज़ल है, ये एक ज़माने में गीत की तरह लखनऊ और आसपास गाई जाती थी। मैं उसको बता रहा हूँ। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें। संसद बदल गई है यहाँ की नखास में, जनता के पास एक ही चारा है बगावत। यह बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। इन साहब के घर जब पहुंचे हमारे रिपोर्टर, बेहद दयनीय हालत में परिवार है। जिन लोगों को मुझे लगता है कि अदम गोंडवी साहब के बारे में जानकारी है, वो ज़रूर इस बात को सुनकर दुखी होंगे। अब मैं आपको अपने इलाके के उस कवि की बात सुनाना चाहता हूँ, जो चुनाव के वक्त अक्सर कही जाती थी। हालांकि अब थोड़ी सी बातें बदल रही हैं, चुनाव उस तरह के नहीं हैं, लोग उस तरह मानते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ।
वो गा के सुनाते थे, उनका तो लहजा बहुत खूबसूरत था, वो बहुत ही अच्छे गेय कवि थे, यानी लय के कवि थे। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में है। वही चौराहे होंगे, प्यासी आंख उठाए होंगे, सपनों भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा। आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं चुनाव मेरे गांव में। उनको मुझे लगता है जनता के साथ ऐसे रूबरू, लेकिन उनकी जब डेथ हुई, मूल रूप से तो वो शामली के रहने वाले थे, अलम के, लेकिन बाद में वो सहारनपुर में जाकर बस गए थे एससी के बाद। ये एक आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। मैं सोच रहा था कि आज यूक्रेन पर एक बहुत सारी चीज़ें हमको बात करनी थी, लेकिन चुनाव का माहौल है तो मेरा मन उस तरफ जा नहीं रहा है, उन बच्चों को देखना। और लेकिन मेरा मन था कि मैं यूक्रेन के बारे में आपको, वहाँ के दो कवियों को मैं आज पढ़ रहा था ऐसे ही, और दोनों के कविताओं में, चूंकि अनुवादित कविताएं थी, दोनों की कविताओं में युद्ध था। ये युद्ध से पहले लिखी गई कविताएं थी, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्या युद्ध को वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे थे और हम खींचकर अपने पास ला रहे हैं। मुझे लगता है कि आज चुनाव के दिन इस तरह की बातें ना करूं, नहीं तो बहुत सारे लोग आप में से फिर कहेंगे। लेकिन मैं फिर आप में से बार बार कह रहा हूं कि मेरी दिक्कतें हैं कुछ, कि मैं कोशिश करता हूं सच जो चीज़ें दिख रही हैं उससे हो सकता है बहुत सारे लोगों को नुकसान हो, उनको लगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं किसी विशेष पार्टी को नहीं जिता रहा हूँ। देखिए, पार्टी कोई जीते हारे मेरे लिए राज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, उसको बचाना ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। बचाना खैर बहुत बड़ा शब्द है जो मेरे से उसका कोई मतलब नहीं है। मैं मेरी भूमिका निभाऊंगा, आप अपनी भूमिका निभाइए और सच को सुनना सीखिए। और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, मेरी इच्छा है कि वैसा हो, लेकिन वैसा होता नहीं है। मैं फिर आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा, ये एक विनती भी है, निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये आगे बढ़ सके। बहुत सारे चैनल्स को मैं देखता हूँ जहाँ बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हो, लेकिन उनको बहुत देखने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक और आप लोगों से, अगर आप उसको लिख कर बता सकें कि क्या हमको पंडित पॉलिटिक्स पर बात करनी चाहिए या आखिर पंडितों का या ब्राह्मण वोट फैक्टर क्या है, क्योंकि हमने जाट पे बात की, हमने यादव फैक्टर पर बात की, लेकिन हमने ब्राह्मण फैक्टर पर बात नहीं की, जो अगर इस देश की आज़ादी के बाद से इस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उसकी राजनीति का सबसे अहम हिस्सा रहे। लंबे समय तक उनसे मुख्यमंत्री आते रहे, लेकिन अब आखिरी मुख्यमंत्री हम लोगों ने 1989 में देखा, यानी लगभग 33-34 साल पहले, जब मध्यम वर्गीय जातियां ऊपर आती हैं, जो ओबीसी ताकत है वो आगे बढ़ती है। उसके बाद भी आप ने राजपूत मुख्यमंत्री जरूर देखा जो संख्या में कम है, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री जो इस राज्य की 13% के करीब आबादी भी है जो ब्राह्मण वोट है, यानी जो यादव से ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है, और बाकी तमाम वोट बैंक भी अगर दलितों को छोड़ दें तो उसके बाद शायद कोई वोट बैंक इतना बड़ा नहीं है एक तौर पर, और बहुत सारी सीटों पर वो ताकत रखते हैं, पूर्वांचल की हर सीट पर उनका वजूद है, लेकिन वो राजनीति में कहाँ बिला गए, इस पर बातचीत करनी चाहिए। वो कभी गुस्सा है, वो सरकारें कभी बसपा की बनवा देते हैं, कभी वो सपा की बनवा देते हैं, कभी वो बीजेपी को ले आते हैं, लेकिन उनके अपने कैंडिडेट कहाँ हैं, इस पर बातचीत करेंगे। मुझे लगता है अगले अंक में अगर आप कोशिश करेंगे और आपको लगेगा इस पर बातचीत करेंगे, नहीं तो सुबह से आपको चुनाव का आंखों देखा हाल मैं सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपसे निवेदन कि इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।